डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका पहला पोएट्री है इसको पढ़ने वाले हैं। इस पोएट्री को कंपोज किया है जॉन डन ने। तो इस वीडियो का जो एक एक लाइन होगा, मतलब जो पोएट्री है आपका, उसका एक एक लाइन हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो जॉन डन का जो लाइफ टाइम था, जो जीवन काल था, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1572 टू 1631, यानी 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट भी बोला जाता है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब इस लाइन का मतलब आपको समझा रहा हूँ। लिरिकल का मतलब होता है ऐसी कविताएं जिसमें आप इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, और सटायरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक कविता, जो आलोचना किया जाता है किसी चीज़ पे। तो उस तरीके की जो कविताएं होती है उसको सटायरिकल वर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्स का मतलब है कविता। ठीक है ना, तो इस कारण से ये पायोनियर थे, ये दोनों चीज़ का पायोनियर थे। पायोनियर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जब किसी क्षेत्र में पहली बार बहुत अच्छा काम कर जाता है, उत्कृष्ट कर जाता है, एकदम बहुत बढ़िया लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं कि उस क्षेत्र में वो व्यक्ति पायोनियर है। समझ में आया? तो जॉन डन पायोनियर थे इस क्षेत्र में, इसीलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट है, ही इज वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, या फिर लोकप्रिय होना, या फिर जाने जाना। तो ये जाने जाते थे किस चीज़ के लिए? सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए। यहाँ पे सॉन्ग का मतलब है जो आप पोएट्री पढ़ते हैं ना, उसी तरीके का होता है सॉन्ग्स। ठीक है ना, उसके बाद सोनेट्स 14 लाइन की कविता होती है, उसको हम बोलते हैं सोनेट्स। एलेजीज, ये ऐसी कविताएं होती है जो कि शोक पे यानी मृत्यु पे हम गाते हैं, उनको विलाप करते हैं, आप इसे शोक गीत कह सकते हैं। और सरमन्स होते हैं उपदेश। तो ये सारे चीज़ों के लिए इनकी प्रसिद्धि है, ये जाने माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, ही वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस कैथोलिक फैमिली। ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म लंदन में हुआ था, और कैसा फैमिली में हुआ था? तो एक बहुत ही संपन्न, प्रोस्पेरस का मतलब है अमीर, ऐसा फैमिली जिसमें कोई भी चीज़ की कमी ना हो, सुखी संपन्न फैमिली में हुआ था। और कैथोलिक, आपको पता है कैथोलिक क्या होता है, तो ऐसा इनका फैमिली था, इनमें इनका जन्म हुआ था। तीसरा पॉइंट है, ही स्टडीड लॉ, मतलब इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, और साथ में थियोलॉजी भी पढ़ी थी। थियो का मतलब होता है गॉड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब यहाँ पे थियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ गॉड, या फिर स्टडी ऑफ रिलीजियन, गॉड से रिलेटेड है ना। तो इन्होंने धर्म की भी पढ़ाई की थी और साथ में कानून की भी पढ़ाई की थी। ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैटर्न नीस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये थोड़े समय के लिए, ब्रीफली सेंट मतलब बहुत कम समय के लिए, इनको जेल भी जाना पड़ा था, यानी इनको भेजा गया था जेल भी। किस लिए? तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी जो पैटर्न थी ना, उसकी भतीजी से शादी कर लिए थे, तो इस कारण से इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट कहता है, ही एड्रेसेज हिज बिलव्ड वाइफ एनी।
अब कहता है कि इस पोएट्री में यानी इस कविता में अपनी प्रेमिका आप कह लीजिए या फिर आप कहिए अपनी पत्नी, जो जॉर्डन की पत्नी है उनका नाम एनी है, उनको एड्रेस करते हैं, मतलब उसको संबोधित करते हुए प्यार का जो लव पोएट्री आप इसे कह सकते हैं, मतलब प्यार में जो चीज़ें होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही एड्रेसेज हिज बिलव्ड वाइफ एनी एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर फॉर यूरोप इन 1611। इसका मतलब ये हुआ कि इस कविता के माध्यम से अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा के लिए प्रियतमा को संबोधित करते हैं जब वो डिपार्चर होते हैं यूरोप के लिए, मतलब अपनी प्रेमिका से जब अलग होते हैं तो जो दुख होता है, जो अनुभव होता है, उसको इस कविता के माध्यम से उन्होंने हम लोगों को बताया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएट्री। तो बेसिकली जो ये पोएम है ना, इसमें 5 स्टेंजा है। देखिए इस तरीके का जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेंजा, ठीक है। तो पहली स्टेंजा को देखेंगे। तो अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपका एग्ज़ाम में जो लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से 4 लाइन उठाकर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो आप जब यहाँ पे समझिएगा तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये जो पहला है कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दाई नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से जो पोएट हैं यानी जो जॉर्डन है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए वो बताते हैं कि मैं क्यों यूरोप जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं कि प्यारी प्रियतमा, स्वीटेस्ट लव से यहाँ पे संबोधित करते हैं। जैसे आप भी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसे किसी दूसरा नाम से या फिर किसी दूसरे तरीके से उसे आप संबोधन करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कहते हैं स्वीटेस्ट लव। इसका मतलब हुआ प्यारी प्रेमिका या फिर आप कहें मधुरतम प्रियतमा, ठीक है। कहता है आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दाई। वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि प्यारी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, ठीक है ना। बियरनेस ऑफ दाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दाई का स्पेलिंग है या फिर गो का स्पेलिंग है ये ओल्ड इंग्लिश का है। तो इस पोएम में आपको बहुत सा ओल्ड इंग्लिश का वर्ड मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उसको आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो अगला लाइन देखिए, अगला लाइन में कहते हैं कि नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। वो कहते हैं कि ना इस आशा में जा रहा हूँ, नॉर इन होप द वर्ल्ड, कि दुनिया कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझको तुमसे अच्छी, तुमसे बेहतर प्रेमिका देगी, या फिर इस दुनिया में तुमसे अच्छी कोई पत्नी या फिर तुमसे अच्छी प्राण की प्यारी मुझे मिल जाएगी, इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अगला लाइन देखिए, इस लाइन में ना वो अपने जाने का कारण बताते हैं और अगला लाइन में उसका लॉजिक बताते हुए वो अपनी प्रियतमा को ये समझाना चाहते हैं कि एक ना एक दिन तो हम दोनों का बिछड़ना है ही, अलग होना है ही, तो क्यों ना आज ही उस अलग होने का जो एक्सपीरियंस है वो आज ही अनुभव कर लिया जाए। तो ये जो नीचे का जो 4 लाइन है ना, इस लाइन में वो ये समझाना चाहते हैं, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप ध्यान से बस सुनते जाइए। ये 4 लाइन में, नीचे के 4 लाइन में ये बताना चाहते हैं कि मर जाना और एक दूसरे से अलग हो जाना दोनों एक ही जैसा है, मतलब दोनों में जो दुख होगा वो एक ही जैसा है। तो क्यों ना आज हम ऐसा करें कि
आज ही, मतलब हम जब तुमसे डिपार्चर हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसका अनुभव आज ही देख लिया जाए, आज ही समझ लें उस चीज़ को। तो चलिए अगला लाइन देखते हैं। कहता है बट सिंस डैट आई, लेकिन इसलिए कि, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, पहले 4 लाइन से वो बताते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ऊब गया हूँ, या फिर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इस दुनिया में तुमसे अच्छी और बेहतर प्रियतमा या फिर प्रेमिका मुझको मिल जाएगी। अगला लाइन में कहते हैं कि बट सिंस डैट आई, लेकिन इसलिए जा रहा हूँ कि एक न एक दिन डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टिस्पेस्ट। अब कहते हैं कि एक न एक दिन तो मरना ही है, मतलब ये तो तय है कि हम तो एक न एक दिन मरेंगे ही। टू यूज माई सेल्फ, तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो कहते हैं कि ये जो जेस्ट का मतलब है, जो अभी जा रहे हैं, मतलब हंसी हंसी में, मतलब इस चीज़ का बहाना बनाकर, मतलब जो अभी हम डिपार्चर कर रहे हैं, तो उसी चीज़ का बहाना बनाकर क्यों ना हम ये महसूस कर लें कि जब हम मर जाएंगे तो कितना दुख होगा, वो मैं आज ही क्यों ना महसूस कर लूँ तुमसे दूर जाकर। ऐसा चाहता हूँ मैं कि उसे आज ही एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अगला लाइन में कहते हैं 10 बाई फेंट डेट टू डाई। अब कहते हैं कि यहाँ पे तो एक न एक दिन तो मर ही जाना है, तो आपको वही चीज़ को कहना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो ये 4 लाइन जो आपका 8 लाइन है, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। ये आपका दूसरी स्टेंजा है। अब देखिएगा इस स्टेंजा में पोएट क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देकर अपनी प्रेमिका को ये समझाना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल भी टेंशन न लो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, वापस चला आऊँगा, टेम्पोररली, मतलब कुछ ही समय के लिए तो जा रहा हूँ, इसीलिए जाने दो, ठीक है। तो चलिए इसको समझाते हैं। कहता है यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस। अब यहाँ पे सूरज से, जो आपका जो सूरज है, उससे तुलना करते हुए कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। मतलब अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि देखी थी ना, जो कल सूरज था वो तो चला गया था शाम होते ही, और फिर आज यहाँ चला आया है। कहने का सीधा मतलब ये है, जॉर्डन ये बात समझाना चाहते हैं कि कल तुम सूरज को देखी थी, जब शाम हो गया था तो वापस चला गया था, फिर भी आज सुबह यहाँ पे ही है। तो वो वापस चला आया ना, उसका टेम्पोररली जाना था, मतलब कुछ समय के लिए। और आगे और तुलना करते हुए कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। अब कहते हैं यहाँ पे ही का जो यूज हुआ है ना, ये सन के लिए हुआ है, आप बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। यहाँ पे ही का यूज सन के लिए हुआ है क्योंकि उसको मानवीकरण किया जा रहा है, मतलब सन को एक मानव के रूप में देखा जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अबे। यहाँ पे जॉर्डन कहते हैं कि जो सूर्य के पास तो न ही कोई डिजायर है, मतलब न ही कोई इच्छा है, और न ही उसके पास उतना सेंस है, उतना उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही उसके पास कुछ छोटा रास्ता है कि वो वापस अपनी प्रियतमा के लिए जल्दी से चलाएगा, फिर भी वो चलाता है। अब ये अंतिम के जो 4 लाइन है, इस 4 लाइन में पहले जो 4 लाइन था इसमें तो सूरज के बारे में बताते हैं, और अंतिम के 4 लाइन में अपने बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरे पे भरोसा करो, मैं वापस जल्दी ही आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट के 4 लाइन देखते हैं। कहते हैं देन फियर नॉट मी। तब कहते हैं तुम मेरे से क्यों डरती हो, तुम मेरा क्यों चिंता करती हो कि मुझे कोई नई प्रियतमा मिल जाएगी या फिर नई कोई प्रेमिका मिल जाएगी, इस चीज़ की टेंशन तुम मत लो, मतलब कोई भी चिंता मत करो, बट बिलीव। अब यहाँ पे आप मत कहिएगा कि बिलीव का स्पेलिंग गलत है, वो ओल्ड इंग्लिश का स्पेलिंग है, आपका पोएट्री इसी तरीके से है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। कहता है बट बिलीव डैट आई शैल मेक, लेकिन भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आई शैल मेक, मतलब मैं आ जाऊंगा।
कैसे? स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार लाइन है। कहते हैं कि आई शैल टेक स्पीडियर जर्नीज। अब कहते हैं कि मैं तो उससे ज़्यादा मतलब तेज़ जो जर्नी होगा ना, तेज़ यात्रा से मैं आ जाऊंगा। और लास्ट के लाइन में कहते हैं कि सिंस आई टेक मोर विंग्स। अब कहते हैं कि क्यों आ जाऊंगा, इसका कारण आगे बताते हुए कहते हैं कि सिंस आई टेक मोर विंग्स। यहाँ पे विंग्स का मतलब है कि आप जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके बारे में जो सोचते हैं, जो आपका अट्रैक्शन होता है, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं मनोव्यथा। तो कहता है कि मेरे लिए तो, मेरे में ना तुम्हारे लिए तो बहुत अपार प्रेरणा है। स्पर्श का मतलब प्रेरणा है, और तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा चाहत भी है। देन ही, यहाँ पे देखिए देन ही का मतलब सूरज से ज़्यादा है, और सूरज जब चला आता है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। ठीक है, इस तरीके से समझाते हुए कहते हैं। चलिए अब बढ़ चलते हैं तीसरी स्टेंजा में। अब देखिएगा तीसरा स्टेंजा में पोएट क्या करते हैं कि एक जो आदमी होता है ना, मतलब एक जो मनुष्य होता है, उसकी क्या कमजोरी होती है, उसकी बात यहाँ पे तीसरी स्टेंजा में पोएट करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। अब यहाँ पे कहते हैं कि आहा ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, मतलब एक मनुष्य की, एक जो इंसान होता है ना, उसकी शक्तियाँ कैसे कमज़ोर पड़ जाती है, कैसे ताकतें कमज़ोर हो जाती है। डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसकी जो किस्मत होता है ना, खुशनसीबी होता है, जब उसका बदनसीबी में बदल जाता है, तब उसकी सारी की सारी ताकतें कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो चलिए आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। देखिए कहता है ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावर। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान होता है, उसकी ताकतें कमज़ोर हो जाती है। कब? इफ़ गुड फॉर्चून, मतलब जो गुड लक होता है, फॉर्चून का भाग्य है यहाँ पे, मतलब वो फॉल हो जाता है, मतलब जब हमारा भाग्य गिर जाता है, भाग्य खराब हो जाता है, तब हमारा जो इंसान है, हम जो इंसान हैं, उनकी जो ताकतें हैं वो कमज़ोर हो जाती है। अब आगे बताते हैं कि कैसे कमज़ोर होती है। कैन नॉट एड एनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। अब कहते हैं कि जो हम खुशियों के समय जो हम बिता चुके होते हैं या फिर बिता रहे होते हैं, उन खुशियों के समय को ना हम ऐड कर सकते हैं 1 घंटे, और न ही बीते हुए घंटे को यानी बीते हुए समय को वापस अपनी खुशियां में लगा सकते हैं। मतलब उस कहने का सीधा मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि हम इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि हम अपने तरफ से उन खुशियों के घंटों में, मतलब खुशियों के समय में 1 घंटा और हम नहीं जोड़ सकते हैं। जब भाग्य खराब हो जाता है तो हमारा विनाश लिखा होता है। ठीक है, आगे का 4 लाइन में वो बताते हैं कि जब हमारा भाग्य खराब हो जाता है, जब हमारी किस्मत ही खराब हो जाती है, तब हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है। कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन अगर कभी खराब वक्त यानी बुरा वक्त आता है तो कहते हैं एंड बी ज्वाइन। यहाँ पे देखिएगा ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेंथ कहते हैं क्या है कि उस समय में जब हमें बुरा वक्त आता है तो उस समय में हमें अपनी ताकतों को जोड़कर, मतलब अपनी ताकतों को इकट्ठा करके, जितनी भी हमारे ताकतें होती है उसको इकट्ठा करके उस समस्याओं से हम पार पा जाते हैं, मतलब उस समस्याओं से निकल जाते हैं। देखिए आगे का लाइन में वही लिखा हुआ है, बी ज्वाइन टू इट अवर स्ट्रेंथ एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। मतलब ना हम लोग उसे सबक सिखा देते हैं। किसको? उन परेशानियों को, उस बदकिस्मती को। तो अपने एनी को यानी अपनी प्रेमिका को ये समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे दुख में साथ रहोगे ना तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। हम उन परेशानियों को जो तुम डर रही है कि हमें क्या होगा भविष्य में, उसको आराम से हम दोनों मिलकर झेल पाएंगे।
तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं फोर्थ स्टेंजा, 4 नंबर का जो स्टेंजा है इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी प्रेमिका है यानी उनकी जो पत्नी है एनी, वो समझ ही नहीं पाती है। उनको बार बार ये डर ही लगता है कि कहीं ना ये जाएं तो इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी होने का मतलब कि ये इनकी कोई दूसरी प्रेमिका न मिल जाए, तो वो ज़्यादा रोती है। तो उसको कंट्रोल करते हुए, मतलब उस बात को समझाते हुए जॉर्डन कहते हैं, वेन दाऊ साइट्स नॉट बेंड बट साइट्स माई सोल अबे। यहाँ पे जॉर्डन कहते हैं कि जब तुम रोती हो ना, जब तुम आहें भरती हो, इतना सिसक सिसक कर रोती हो, तो जो मेरी जो सांसें हैं, मतलब मेरी जो सांसें हैं वो तुम्हारी आहें के साथ बह जाती है। ठीक है। और दूसरा लाइन में कहते हैं बट साइड्स माई सोल अबे, और जो तुम्हारी आहें हैं वो हमारी आत्मा को ले दूर भागती है, मतलब मेरी आत्मा निकल जाती है जब तुम रोती है, जब तुम आहें भरती है। अगला लाइन में है बेन दाऊ बीपेस्ट एंड काइंडली काइंड। अब यहाँ पे कहते हैं दाऊ का मतलब तुम है, ठीक है ना, सब ओल्ड इंग्लिश का यहाँ पे कमाल है। कहता है बेन दाऊ बीपेस्ट एंड काइंडली काइंड, जब तुम इतना बेपरवाह निर्दयी रूप से रोती है तो ऐसा लगता है माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, कि मेरे जो खून का एक एक कतरा है वो सूखने लगता है, मतलब मेरा खून सूख जाता है, इसीलिए तुम रो मत, तुम आहें मत भरो। यहाँ पे कहते हैं इट कैन नॉट बी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। आगे का जो ये लाइन है, 4 लाइन, इस लाइन में पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो ना तो मेरा साथ दो, और ऐसे रो मत, क्योंकि ऐसे रोने से सीधा मतलब है कि तुम अपने लाइफ को भी बर्बाद कर रही हो और मेरा भी लाइफ बर्बाद कर रही हो। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। डैट दाऊ लवेस्ट मी, अब कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती ही हो, एज दाऊ सेस्ट इफ इन दाइन माई लाइफ दाऊ बेस्ट, अगर तुम इस तरीके से करोगी तो मेरा जो लाइफ है वो भी बेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरी मानो और आहें भरना छोड़ दो। डैट आर द बेस्ट ऑफ मी, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। जॉर्डन ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम आहें भरना छोड़ दो ना और मेरा साथ दो, खुशी खुशी मुस्कुराकर मुझे जाने दो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट के स्टेंजा नंबर 5 में। फिर भी यहाँ पे उनकी जो पत्नी है ना, प्रेमिका है, वो चुप होती ही नहीं, आहें भरती ही जाती है। तो लास्ट में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। वो कहते हैं कि लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि यहाँ पे देखिए डिवाइनिंग का मतलब है ऐसी आत्मा, डिवाइनिंग हार्ट मतलब ऐसा इंसान या फिर ऐसा कोई दिल जो दिन रात मगन है यादों में। जैसे किसी का प्रेमी दूर जा रहा है, तो यहाँ पे जॉर्डन कहना चाहते हैं कि जो तुम दिन भर सोचते रहती है मेरे बारे में कि जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सोचना बंद कर दो। लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में जो तुम सोचते रहते हैं। एनी इल का मतलब बुरा जो बात सोचते रहते हैं कि हमें क्या होगा, इनका क्या होगा, हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इनको तो पहले तुम बंद करो। अगर तुम ऐसा करेगी तो आगे के लाइन में क्या कहते हैं, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। अगर ऐसा तुम करेगी और अगर भाग्य को ये मंजूर होगा, हमारी किस्मत को, तो अगर कुछ बुरा हो गया, अगर कुछ ऐसा हो गया, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारा फियर्स है, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, कहते हैं एंड मे दाई मतलब तुम्हारा, ठीक है ना, तुम्हारा जो डर है ना कि मैं तुमको खो दूंगा, अगर ये फुलफिल हो गया गलती से भी, अगर ऐसा हो गया, बट थिंक डैट बी, अब कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो समझो क्या हो जाएगा।
मतलब हम एक दूसरे से टूट जाएंगे और हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। तो अब लास्ट के जो 4 लाइन है ना, वो बताते हैं कि अगर तुम ऐसे आहें भरते रहेगी, अगर तुमको ऐसे करेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि हम एक दूसरे से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो तुमको करना क्या है, अब यहाँ पे कहते हैं बट थिंक डैट, लेकिन ये तुम सोचो, ये समझो कि डैट बी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। देखिएगा लास्ट का लाइन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोएट यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि तुम मेरे परवाह करने के बजाय, तुम मेरे बारे में गलत सलत सोचने के बजाय कि मैं आपसे बिछड़ जाऊँगा, ऐसा तुम क्यों सोचती है। इसके बजाय तुम ये सोचो कि हम तो कुछ समय के लिए ना जा रहा हूँ, ऐसे है मानो कि हम टर्न्ड असाइड स्लीप, मतलब हम दोनों सोए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके नहीं, मतलब दोनों अलग अलग तरफ मुंह करके। यहाँ पे देखिए इस लाइन का सीधा मतलब ये है, पोएट ये बताना चाहते हैं कि तुम बस इतना सोचो कि हम एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए, मतलब टेम्पोररली, कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं, और ऐसा मानो जैसे हम सो रहे हैं। ठीक है, टर्न असाइड मतलब अलग अलग सो रहे हैं, मतलब मुड़कर। ठीक है, ऐसा जब हम सोते हैं तब भी तो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं ना, तो वही कहते हैं कि ऐसा सिर्फ मानो, बस इतना ही है। दे आगे बताते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, अगला लाइन में देखिएगा, कहते हैं दे हु वन एनदर कीप अलाइव। कहते हैं ऐसे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं कि हम एक दूसरे से टेम्पोररली कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं, वो अलाइव होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, सदियों सदियों तक जिंदा होते हैं। नेवर पार्टेड बी, और कभी अलग नहीं होते, चाहे हम एक दूसरे से अलग हो जाएं या हमें मृत्यु ही क्यों न मिल जाए। अगर ऐसा सोचेगी तो हम एक दूसरे से कभी अलग ही होएंगे ही नहीं, और हम दोनों प्रेमी जिंदा ही रहेंगे। तो दोस्तों आपका जो ये वीडियो लेक्चर था, मेरा आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, मतलब जो कंटेंट है उसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए प्रतिदिन एक क्यूज डालता हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ में PDF नोट्स भी देता हूँ, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।